वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है MA 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसका आज अपन सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वो है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अलग अलग तरह के जो चेसिस होते हैं, उसमें पहला जो अपन ने बात करी थी वो करी थी फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। उसके अपन ने एडवांटेज देखे थे, डिसएडवांटेज देखे थे और कहाँ इंजन की पोजीशन होती है वो अपन ने देखा था। यहाँ अगर अपन बात करें तो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, इसको अपन कन्वेंशनल ड्राइव भी बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें ये इंजन है, ये क्लच असेंबली है, ये गियर बॉक्स है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये डिफरेंशियल है और ये हाफ शाफ्ट है। ये हाफ शाफ्ट कहलाती है। ये यहाँ देखिए हाफ शाफ्ट, ये हाफ शाफ्ट है, ये वाली, राइट। और ये फ्रंट साइड है इसका और ये रियर साइड है। तो ये कन्वेंशनल ड्राइव जो कहलाती है, इसके अंदर इंजन आगे होता है लेकिन पावर की जो सप्लाई है, टॉर्क की जो सप्लाई है, वो अपन पीछे वाले व्हील को सप्लाई करते हैं। और 80 से 90% जो हमारे व्हीकल्स हैं वो कन्वेंशनल जो है, या कह सकते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव जो है, उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का यूज़ करते हैं आज भी। जितने भी जो हैवी लोडेड ट्रक हैं, या कह सकते हैं कि जो बसेस हैं, जीप्स हैं, मिनी ट्रक्स हैं, उनके अंदर आज भी फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव को ही यूज़ किया जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके अपन अंदर आज भी हैवी व्हीकल्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन होता है, मतलब समान होता है। चारों व्हील पे जो वेट आएगा वो समान आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वो बराबर हर जगह लगे हुए हैं, तो उसके कारण किसी एक व्हील के ऊपर जो कंपोनेंट का वज़न है वो ज़्यादा नहीं आएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। इसलिए अपन ने कहा इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा बेटर हैंडलिंग एट कॉर्नर। जब शार्प टर्न आते हैं, जहाँ टर्न की बात होती है, तो वहाँ पर जो है हैंडलिंग, मतलब इसको कंट्रोल जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कहीं कम ज़्यादा नहीं है। अगर कम ज़्यादा होता है तो उससे इसकी रोलिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, तो इसी वजह से ये बेटर कंट्रोल कर सकते हैं अपन कॉर्नर पे। बेटर कंट्रोल ओवर कार एट हाई स्पीड में अपन इसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है और सभी तरफ है, चारों व्हील पे प्रॉपर है, राइट। फिर है इवन टायर वियर। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो वियर एंड टीयर है टायर का वो भी समान है, वो भी बराबर है सब तरफ। लार्जर एंड पावरफुल इंजन यूज़। यहाँ हम, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोड कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अपन इसको लगाते हैं, तो अगर इस अरेंजमेंट में हमारे को, क्योंकि ये हम गुड व्हीकल में, बड़े व्हीकल में हम ये काम में लेते हैं, ट्रक है, बसेज है, तो वहाँ पावर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और पावर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो बड़े इंजन या पावरफुल इंजन की आवश्यकता पड़ती है। उसको लगाने के लिए स्पेस यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है फ्रंट इंजन के अंदर और रियर व्हील ड्राइव के अंदर। तो यहाँ स्पेस अधिक होने के कारण अपन बड़ा पावरफुल, बहुत बड़ा इंजन अपन लगा सकते हैं। ज़्यादा स्पेस निकलती है इसके अंदर। स्पेस इज अवेलेबिलिटी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू अदर लेआउट्स। और जैसे मैंने बताया कि ये अभी भी 90% व्हीकल में इसको अपन यूज़ करते हैं और लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है दूसरे वाले चेसिस लेआउट के कंपैरिजन में। अब अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज भी इसकी काफ़ी हैं। जैसे मोर प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा आती है,
लो ट्रैक्शन, जो ट्रैक्शन है इसका वो थोड़ा सा कम होता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है जो पकड़ होती है, जो व्हील के और रोड के बीच में पकड़ होती है, सरफेस के बीच में पकड़ होती है, वो यहाँ कम हो जाती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर साइड के अंदर जो फोर्स है वो ज़्यादा नहीं आ रहा, जैसे फ्रंट के साइड में ज़्यादा नहीं आ रहा, ना रियर साइड में आ रहा है, बराबर बटा हुआ है। तो इसीलिए जो पकड़ है वो भी बराबर से ही है सबके सब व्हीलों के लिए। स्किडिंग प्रॉब्लम की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। स्किडिंग प्रॉब्लम होती है कि जब हम गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं उसके बावजूद भी गाड़ी हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी और वो टायरों के निशान उसमें पड़ जाते हैं रोड के ऊपर, और आगे जाके वो लहराती हुई आगे जाती है, फिर कहीं जाके रुकेगी, तो उसको स्किडिंग बोलते हैं। तो स्किडिंग की प्रॉब्लम भी इस वाले ड्राइव के अंदर ज़्यादा होती है। जब कॉर्निंग आता है हाई स्पीड के अंदर, तब ओवर स्टीयरिंग की इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि जब गाड़ी तेज़ गति से चलती है तो वैसे ही ट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, रोड के सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है टायर का वो हाई स्पीड में कम हो जाता है। ऐसे में अगर अपन टर्न पे गाड़ी को टर्न करते हैं तो वहाँ पर ओवर स्टीयरिंग, जो हम स्टीयरिंग करते हैं वो हम थोड़ा स्टीयरिंग घुमाएं तो ज़्यादा गाड़ी टर्न ले लेती है। ऐसे के कारण एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइव। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। फिर तीसरा हम पढ़ रहे हैं रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव में जैसा अपन को पता है कि पीछे इंजन है और पीछे ही ड्राइव हम दे रहे हैं, पीछे ही पावर हम सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये इंजन लगा हुआ है और यहीं के यहीं पावर अपन सप्लाई कर रहे हैं पीछे के पीछे। ये किस गाड़ियों में होता है? ये हमारी टाटा नैनो गाड़ी है उसके अंदर होता है, लो फ्लोर बस में होता है, टेम्पोज़ के अंदर होता है, जिसमें FE लिखा हुआ होता है। इसका मतलब RE लिखा हुआ होता है। इसका मतलब रियर इंजन जो है वो रियर साइड में लगा हुआ है, उसका मतलब ये है कि RE। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा निकल जाता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा निकल जाता है, पैसेंजर व्हीकल के लिए भी और गुड्स व्हीकल के लिए भी। और हाई ग्रिड ऑफ व्हील्स ऑन लूज सरफेस, हाई ग्रिप जो है इसमें हमारे को ज़्यादा मिलती है लूज सरफेस के ऊपर, क्योंकि जहाँ हम वेट बढ़ा रहे हैं वहीं हम पावर को दे रहे हैं और वहीं इसका वेट ज़्यादा है, तो वहाँ ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। और वहाँ से हम अगर ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है तो उसकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें इस वाले लेआउट की, तो प्रोन टू ओवर स्टीयरिंग के चांसेस इसमें ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं है। जहाँ स्टीयरिंग लगा होता है आगे की तरफ वहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं है, और कम वेट होने की वजह से जो स्टीयरिंग है वो हल्का घुमाएंगे अपन तो ज़्यादा घूमेगा स्टीयरिंग, और ऐसे में एक्सीडेंट के चांस इसमें भी ज़्यादा बनते हैं। व्हीकल लाइट हो जाता है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है व्हीकल की इसमें, क्योंकि सारा का सारा वज़न जो है वो पीछे की तरफ चला गया। और इसको अगर अपन देखें तो ऑन इंक्लाइंड रोड्स चांसेस ऑफ ओवर स्टीयर इज़ देयर, कि ओवर टर्निंग के चांसेस भी इसमें ज़्यादा हो जाते हैं कि ऊपर से आगे से ऊपर उठ गई और पीछे से दबी रह गई। जब अपन इंक्लाइंड सरफेस में गाड़ी को चढ़ाते हैं ऐसी गाड़ी को, तो इसमें टर्निंग के चांस बढ़ जाते हैं। ओवर टर्निंग, जो आगे की तरफ से मुंह ऊंचा हो जाए और वो पीछे की तरफ गिर जाए, ऐसे चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंजन और उसके सहायक कंपोनेंट का जो भार होता है वो पीछे की तरफ होता है। तो ऐसे में आगे से उठने की संभावना ज़्यादा इंक्लाइंड सरफेस हो तो बढ़ जाती है, तो इसको हमको सावधानी रखनी पड़ती है। तो एक डिसएडवांटेज है ये। इसके अलावा क्योंकि रियर इंजन है, तो अब क्योंकि सारी चीज़ें इंजन के साथ लगी हुई हैं, तो ड्राइवर जो ऑपरेट करता है वो बहुत बड़े बड़े लीवर हमारे को लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इंजन पीछे की तरफ है तो उसको ऑपरेट करने के लिए, क्लच को ऑपरेट करने के लिए और गियर को ऑपरेट करने के लिए जो लीवर है वो बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। क्लच के लिए शाफ्ट बड़ी लगानी पड़ेगी और दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हमारे को अरेंजमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, बड़ी बड़ी रॉड हमारे को लगानी पड़ेगी। ड्राइवर तो आगे ही बैठेगा और कंट्रोल हमको इंजन को पीछे की तरफ करना है, तो वी कैन नीड बिग अमाउंट ऑफ लीवर्स, बिग अमाउंट ऑफ शाफ्ट टू ऑपरेट द व्हीकल। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, जो कि इसके अंदर आता है।
तो देखा आपने चांस, ये दो तरह के जो ड्राइव दे रखी है, इस पर अपन ने बात करी थी। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव जो ज़्यादातर गाड़ियों में आता है, और रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव जो नैनो कार के अंदर, टेम्पो के अंदर और लो फ्लो बसेस के अंदर अपन इसको लगाना। एक डिसएडवांटेज इसका और है कि यहाँ इंजन ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि पीछे से अपन रेडिएटर जो है वो पीछे लगा होता है इंजन के, और उसमें सीधी हवा नहीं मिलती है, तो उसके चांसेस जो है वो उसके गर्म होने के वो बढ़ जाते हैं, और वाटर जो है उसमें पूरी तरह कूल नहीं हो पाता है। तो जो वाटर अपन उसको सर्कुलेट करते हैं वो पूरी तरह ठंडा नहीं हो, और ऐसी कंडीशन में जो टेम्परेचर है इंजन का वो लगातार बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है दूसरे चेसिस के कंपैरिजन में। सो ये आपने देखे दो टॉपिक, इसको आप और बुक में से समझने की कोशिश करिएगा। फिर बाकी जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको 4 व्हील ड्राइव को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।